हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो करते हैं शुरू आज की क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज के साथ। आई होप ये एक्सरसाइज बहुत एनरिचिंग होने वाली है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हमने चैप्टर की टर्म्स पे ली थी, आज इस एक्सरसाइज के बाद वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। So सबसे पहले as we always start with the category of short answer questions जो 1 mark में आते हैं. Let's begin with question number 1. Which metal is used to make foil to wrap food items? बहुत सिंपल है, किचन में जाओ, अपना लंच बॉक्स खोलो, आपको इसका आंसर रेडिली अवेलेबल मिलेगा। और शायद आप में से बहुत सारों को पता भी है, क्योंकि जब हम फॉइल पेपर यूज करते हैं हम वो क्वालिटी भी जानते हैं कि हम उस मेटल को वहां क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट प्लेन शीट, राइट? सो विच मेटल इज दैट? कैन यू स्पॉट इट? इट्स एल्यूमिनियम मेटल। इसीलिए कभी कभी हम उसको एल्यूमिनियम फॉइल भी बोलते हैं। सो इट इज वेरी जनरल एंड इजी टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है, विच इज मोर रिएक्टिव, आयरन और कॉपर? इस क्वेश्चन की तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की थी चैप्टर की, मैंने आपसे स्पेशली मेंशन करवाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वो गिव रीजनिंग में भी आ सकता है और वो 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरह से याद है, आप ऐसे क्वेश्चंस को मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे। सो आउट ऑफ दिस, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप बहुत इजीली पॉप आउट कर सकते हो कि आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयरन। एंड विद दिस आई विल ऑल्सो राइट टू यू टू रिकॉल इक्वेशंस जो हमने करी थी, जहां पे हमने कॉपर और आयरन दोनों का यूज किया था ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, गो बैक टू द स्लाइड्स, गो बैक टू द पार्ट जहां पे हमने सारा डिस्कशन किया था, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, which is less reactive, सोडियम और गोल्ड। बात एक ही है, मोर रिएक्टिव पूछेंगे या लेस रिएक्टिव पूछेंगे। आना क्या चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। आउट ऑफ देम अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भी आती ना, तो इस क्वेश्चन को तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन कि हम गोल्ड को ज्वेलरी में यूज करते हैं। क्योंकि अगर गोल्ड सब चीजों के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, तो जब मम्मा उसको पहन के निकलेंगी या आप गोल्ड यूज करना शुरू करोगे, इट विल स्टार्ट चेंजिंग कलर्स, जिससे वो फेक लगेगा। गोल्ड इज नोन फॉर दिस प्रॉपर्टी कि उसका शाइन लस्टर एज इट इज रहता है, राइट? तो जब यहाँ लीस्ट रिएक्टिव की बात करते हैं आउट ऑफ एनीथिंग, सो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। I hope it's clear now. So now let's talk about the next question. Which one of the two is malleable, oxygen or calcium? सबसे पहले ये पता होना चाहिए malleable क्या होता है। ये प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने इन सबको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये जानने के लिए कौन सा मेटल या नॉन मेटल malleable है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए malleable का मतलब क्या होता है। सो एनी गेसेस? ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था जब हम फॉइल पेपर की बात कर रहे थे, राइट? सो malleable का मतलब ये होता है कि जब आप उसको बीट करते हैं विद अ हैमर, इट इज नॉट ब्रेकिंग, यस, एंड इट इज रोल्ड आउट इनटू शीट्स। तो जब हम ऑक्सीजन और कैल्शियम की बात करते हैं, ऑफ कोर्स कैल्शियम इज malleable, राइट? क्योंकि उसको यू कैन फॉर्म इन द शीट्स। Now let's move to question number 5. Which of the two is malleable, phosphorus और iron? Again same question, malleability की बात है, but इसमें क्या है, जब आपको 2 choices दी जाएंगी, you have to be careful, क्योंकि उसमें से एक non metal भी हो सकता है, and as you know non metals malleable नहीं होते। तो आपके लिए बहुत तब spot करना बहुत easy हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में स्पॉट करना इसलिए इजी है क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो आयरन है, और आयरन आपको पता है, जब मैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि आयरन की हम गेट्स यूज करते हैं, बहुत बार डोर्स बनाते हैं। तो अगर आयरन मैलिएबल नहीं होता तो वो तो फिर हम कभी यूज नहीं करते ना, क्योंकि शीट्स की फॉर्म में वो आता नहीं, और अगर वो वीक होता तो
हैमरिंग करने से, बार बार उसको बीट करने से वो ब्रेक हो जाता, इसीलिए आयरन malleable है. Alright, and that's the reason iron is used in making doors, gates, wherever जहां आपको sheets की फॉर्म में चाहिए और strength भी चाहिए साथ साथ. Alright, now let's move to question number 6. Which metal foil is used to decorate sweets? ये बहुत सारों को पता नहीं होता, क्योंकि जब आप स्वीट्स खरीदने जाते हो, स्वीट्स लेकर आते हो, जिस भी फॉर्म में स्वीट्स कंज्यूम करते हो, तो आपको दिख तो जाता है कि उसके ऊपर कुछ है जो शाइन कर रहा है, एंड वो शायद स्वीट का एक डेकोरेटिव पार्ट है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रूथ, क्योंकि वो एक मेटल फॉइल होता है जो हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज तो करते हैं, बट उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो एडिबल है, आप उसको खा सकते हो, वो आपकी हेल्थ को सफर नहीं कराएगा. एंड फॉर दैट द आंसर इज सिल्वर फॉइल. मैं सिल्वर नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहती हूँ द कलर इज सिल्वर, राइट. तो जब आप स्वीट्स खाते हो तो हम उस पर बोलते हैं चांदी की वर्क है, ये बोला जाता है, राइट. बट वो मेटल चांदी का नहीं, वो सिल्वर ही है, इसीलिए इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना. तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्वीट्स खाओगे, यू नो इट दैट दिस इज अ मेटल विच इज एडिबल. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. नेम द नॉन मेटल विच इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ. ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि जब नॉन मेटल्स के डिस्कशन हुए थे, कैटेगरीज के डिस्कशन हुए थे, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स आए थे, जो भी आपने पढ़े थे नॉन मेटल्स, उसमें से एक ऐसा था जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड विदाउट एनी गेसेस द आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि we need oxygen to breathe and we cannot survive without oxygen. So the correct answer here is oxygen. Now let's talk about question number 8. Name 2 metals used in making jewelry. इतने सारे questions को discuss करने के बाद ये तो बहुत ही easily spot किया जा सकता है, क्योंकि jewelry के लिए वैसे भी कुछ specified ही metals हैं जो हम use करते हैं, ध्यान में रखते हुए उनकी chemical और physical properties को. Right, so without a delay the correct answer is gold and silver. Gold और silver दोनों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो. दो गोल्ड नॉन रिएक्टिव रहता है, सिल्वर फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट उसकी भी एक ज्वेलरी की अलग फॉर्म है जिसको हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बोलते हैं. सो इन सम केसेस कुछ लोगों को वो पहनना बहुत पसंद है, ब्लैकिश फॉर्म ऑफ सिल्वर. सो उसका ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है जहां पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो कई बार बेनिफिशियल तौर पे एज ए ज्वेलरी यूज किया जाता है जो लोगों को पसंद आती है. सो विद दिस आई होप यू आर क्लियर नाउ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. नेम सम कॉमन मेटल्स. तो जब हम कॉमन मेटल्स की बात करते हैं, हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसमें उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी या स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं पूछा कि ऐसे होना चाहिए और ऐसा, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है बेसिकली. सो इट इज जस्ट एनी कॉमन मेटल्स. तो आप उस लिस्ट में से कोई भी 2 मेटल्स लिख दोगे, इट विल बी फाइन, राइट. सो विदाउट एनी थिंकिंग मोर ऑन दिस, लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मेटल्स. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड. आप कोई भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मार्क, कि वो 2 पूछे हैं, 3 पूछे हैं, कोई भी लिख सकते हो, राइट. वेरी सिंपल. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स. सिमिलरली बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी उन्होंने आपसे कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं रखी हुई, कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं पूछी हुई. इट्स जनरल नॉन मेटल्स. सो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द कॉमन नॉन मेटल्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. ये सब लिस्ट नॉन मेटल्स की है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मार्क्स, you can write as many as they are asking you to write. Okay, now let's move to the next question. Give examples of metalloids. अब metals non metals की हमने काफी ज्यादा बात कर ली, तो let's now recall metalloids क्या होते हैं, right? अगर आपको याद होगा, metalloids एक ऐसी टर्म है जो metals और non metals के बीच में exist करती है, right? तो इसका के बारे में 2 हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा चैप्टर में, बट yes हमने उसको डिस्कस किया, ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाके इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप बिल्कुल अनअवेयर नहीं रहोगे इस टर्म के साथ. आपके माइंड में होगा कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो कहाँ प्लेस्ड हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. सो एग्जाम्पल्स आर एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन. ये सब मेटलॉइड्स की कैटेगरी है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन देम. और मैंने तब भी आपसे बोला था
कि we don't have to discuss about their physical chemical properties, but yes, for your upgrading of knowledge आप इसको और ज़्यादा explore कर सकते हो. Now let's move to the next question. Name the property due to which metals shine. So what is that? You know, if something is shining, हम उसको किस वर्ड, किस टर्म से रिकॉल करते हैं इन टर्म्स ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड द टर्म जो बताती है शाइन क्या होता है, दैट्स कॉल्ड लस्टर. तो जब हम गोल्ड की बात करते हैं, हम प्लैटिनम की बात करते हैं, हम डायमंड्स की बात करते हैं, हम उन्हें हमेशा लस्ट्रस बोलते हैं बिकॉज दे आर शाइनिंग, राइट? सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच मेक द मेटल्स शाइन. नाउ let's read the next question. Name two metals which are soft enough to be cut. ये सारे questions अगर आप ध्यान से सोचें metals और non metals की properties के ऊपर ही based है. Condition ये है कि ये सब short answer questions है, right? तो आपसे 1-1 मार्क में पूछे जाते हैं. तो अगर आपको physical properties, chemical properties बहुत clear है, आपको कभी भी difficulty नहीं होगी इन में. तो अब जब आपसे दो मेटल्स पूछे हैं जो सॉफ्ट इनफ है टू बी कट, सो दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू मेटल्स विच आर वेरी इजी टू कट, पोटेशियम एंड सोडियम. ये भी हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ा था, लिखा था. नाउ ऑल्सो यू कैन राइट देम डाउन, मेक अ स्टार एंड अंडरस्टैंड इट, ओके, इवन इफ यू हैव एनी डाउट. Now, let's go to question number 14. Which non-metal conducts heat and electricity? So, question थोड़ा सा टेढ़ा है, please ध्यान से पढ़ना. Otherwise, आपने पढ़ा था non-metals usually don't conduct heat and electricity. But now they are asking you which non-metal is conducting heat and electricity. इसका मतलब ये एक exception है out of all the non-metals. So, any guesses? Exceptions पे तो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार बनाकर चलो, क्योंकि वो आपको एक लाइन अलग कैटेगरी याद करनी पड़ती है, जो एक नॉर्मल फ्लो होता है उससे अलग जाके होते हैं. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, नॉन मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट ये नॉन मेटल करता है और उसका नाम क्या है? कार्बन, जिसको हम ग्रेफाइट की फॉर्म, ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन की एक फॉर्म है, आपकी लेड पेंसिल्स में हमेशा ग्रेफाइट होता है और वो ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है. और अगर आप कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपने देखा होगा, और यू कैन ऑलवेज, अगर नहीं भी देखा, गो एंड टॉक टू योर लैब असिस्टेंट और उनको बताओ, इंस्टेड ऑफ सेल्स हम कई बार लेड पेंसिल्स को भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए. सो दैट प्रूव्स कि कार्बन एक नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. Name the metal and non-metal which occurs in liquid state. अब ये क्वेश्चन भी पॉइंट आउट कर रहा है प्रॉपर्टीज पे. आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मेटल भी पूछा है और नॉन मेटल भी पूछा है. दोनों की जो स्टेट है वो लिक्विड होनी चाहिए. एक तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमने वो लास्ट क्लास में भी पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो क्या है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, एंड द आंसर इज मर्क्यूरी. Mercury is a metal which is existing in the liquid state, right? और जब हम non-metal की बात करते हैं, the non-metal is bromine, that is also existing in the liquid state. तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हाईलाइटेड हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में रखने के लिए भी है, because there is no theory, you have to learn it, right? Going ahead. तो अभी से हम जितनी बार इन चीजों को पढ़ेंगे अच्छा रहेगा, रिकॉल होता रहेगा और मेमोरी में याद रहेगा, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16. नेम वन नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस. अब प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था मेटल के बारे में जो लस्ट्रस होते हैं, और ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, दे विल ऑलवेज शाइन एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस. पर नॉन मेटल की तो क्वालिटी होती ही नहीं लस्ट्रस होना, तो यहाँ पे भी ये एक एक्सेप्शन है. वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, क्योंकि यूजुअली नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते. सो एनी गेसेस? दिस वाज आल्सो अ स्टार क्वेश्चन जब हम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन का एक केस है.
एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आयोडीन। अगर आप आयोडीन को दूर से देखते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा आपको टिंक्चर शाइन देता है। जैसे नमक को भी दूर से देखते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है एट टाइम्स, तो वो आपको लगती है शाइन करते हुए, राइट। शाइनी का मतलब ये नहीं है कि उसमें से चमकीली निकल रही होगी या ग्लिटर्स निकल रही होंगी। शाइन मीन्स अगर आप उसको दूर से कहीं से भी देखते हैं या आपके आसपास भी है, देयर इज सम काइंड ऑफ स्पार्कल इन दैट जो आपकी आईज में आती है। सो दैट टेल्स आयोडीन बिकमिंग लस्ट्रस। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। याद आया कुछ जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो हमने ये बात कही थी कि हम फॉस्फोरस को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कभी भी रखते नहीं है, उसको स्टोर हमेशा वाटर के अंदर किया जाता है। यहाँ ऐसा क्या रीजन है कि उसको स्पेसिफिकली वाटर में इमर्स करके रखा जाता है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। So the correct answer is non-metals do not react with water. See, क्योंकि अगर आप फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखोगे, वो एयर के साथ रिएक्ट होता है और इट स्टार्ट्स बिहेविंग विग्रसली। इसीलिए उसको हम कभी भी नॉर्मली नहीं रखते, उसको वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं वाटर के साथ वो नॉट रिएक्टिव है। ओके, सो हियर कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। Now let's move to question number 18. Whose oxides are basic in nature? Metals or non-metals? Oxides की बात कर रहे हैं। Again, recall the chemical properties जो आपने दोनों की पढ़ी थी, और उसी से आपको पता चलेगा कि इनके oxides basic है nature में। So the correct answer is metal. ये जो metal के oxides बनते हैं वो हमेशा basic होते हैं nature में। और जब हमने ये क्लास में डिस्कस किया था, गो बैक टू द शीट जहां मैंने आपको ये सब समझाया था, यू विल सी मैंने इक्वेशन की फॉर्म में, एक्सपेरिमेंटेशन की फॉर्म में भी आपको दिखाया था कि किस तरह से मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं और वो बेसिक नेचर में होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू मेटल्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। दो मेटल्स हैं और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, बट क्योंकि आपने पढ़ा है यूजुअली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगेन ये एक्सेप्शनल केस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एक्सेप्शनल केसेस का रेशो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स बच्चे हमेशा नॉर्मल कैटेगरी में फॉल कर भूल जाते हैं, उनको याद रखना पड़ता है कि ये नॉर्मल कैटेगरी से हटके हैं। तो अभी यहाँ पे कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, और उसका भी कारण हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि गोल्ड आपने देखा है, एज इट इज, आई रिपीट माई सेल्फ, गोल्ड नॉन रिएक्टिव रहता है, आप उसे जहां मर्जी जाके पहनो उसका कलर चेंज कभी भी नहीं होता। सिल्वर के केस में सिल्वर वही रहता है, बट देयर इज अ फॉर्म ऑफ सिल्वर जिसको हम ऑक्सीडाइज सिल्वर बोलते हैं, विच वी यूज एज अ ज्वेलरी, बट अगेन इट्स नॉट कंप्लीटली चेंज्ड, राइट। So now let's move to question number 20. Name metals used for water purification. अभी भी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कितने अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है और उसके हिसाब से उसको अप्लाई किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में सोचो, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था जहां हमने स्विमिंग पूल के एग्जाम्पल्स लिए थे कि हम कौन सा मेटल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। Now you remember why we studied about chlorination, process भी होता है chlorination, स्पेशली क्लोरीन को पानी में ऐड किया जाता है उसको क्लीन करने के लिए, राइट। घर में तो चल जाता है, आपके पास एक छोटा है, आपने आरओ यूज कर लिए, फिल्टर यूज कर लिए, बट जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है, स्विमिंग पूल्स में अलग अलग सोर्सेज से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग एनवायरमेंट से आ रहे हैं, अलग अलग बॉडी टेम्परेचर्स हैं, सबकी बॉडी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सबकी अलग है, एंड दे ऑल आर गोइंग इनटू द सेम वाटर्स। सो हेल्थ पॉइंट को मेंटेन करने के लिए वाटर का क्लीन होना बहुत जरूरी है, एंड आई होप आपके पेरेंट्स भी ये चीज हमेशा इंश्योर करते होंगे कि जहां पे भी आप पूल्स यूज कर रहे हैं दे आर क्लीन रेगुलरली, एंड वन ऑफ देम इज क्लोरीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा आप नोटिस करोगे जब आप क्लीन वाटर में जब भी पूल में जाते हो, यू विल ऑलवेज सी अ डिफरेंस इन योर स्किन टेक्सचर। एक तो टैन होता है और आपको वाटर का टेक्सचर भी हमेशा थोड़ा सा अलग लगता है, वो क्लोरीनेशन की वजह से ही होता है। योर आईज बिकम रेड बिकॉज व्हेन यू आर डिपिंग इनटू द वाटर, वो क्लोरीन आपकी आईज में कहीं ना कहीं जाता है,
राइट। तो आपको वहां पता चलता है इन्होंने वाटर प्यूरिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। नेम अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार डिस्कस हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे कौन सा हम नॉन मेटल यूज करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। पैकेज उठाओ, मार्केट जाओ, सुपर स्टोर, ये भी मैंने बताया था, इंग्रेडिएंट्स चेक करो, आपको पता चल जाएगा, राइट। ये हमारी नॉलेज का एक पार्ट बहुत सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, एंड दैट इज नाइट्रोजन। हम बहुत सारे पैकिंग फूड्स में उसको यूज करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी डेट्रोइडेट ना हो जाए। आपने देखा है ना, स्पेशली चिप्स के पैकेट बहुत फ्लफी होते हैं, और अगर आप मार्केट से कहीं पे भी ऐसा पैकेट उठाते हो जो फ्लफी नहीं होता, उसमें से हवा निकली हुई होती है, वो सिल जाते हैं, राइट, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऐड हो गया है और वो जो क्रिस्पीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ दिस preservative. Okay, now let's talk about 22. Name the non-metal found in vitamins, carbohydrates, fats, proteins, etc. तो ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसमें भी एक कॉमन नॉन मेटल है जो है होता है, प्रेजेंट होता है। तो सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है इसकी कॉम्पोजिशन में, और ये कॉम्पोजिशन आप लास्ट ग्रेड में भी पढ़ चुके हो। सो आपको इसका आंसर बिना डाउट आना चाहिए, एंड दैट इज कार्बन। कार्बन इन सब न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. What will happen if a piece of sodium is placed in a beaker of water? What is the chemical reaction? Very straight question. आपसे केमिकल रिएक्शन पूछा गया है, यानी एक केमिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि अगर हम एक पीस ऑफ सोडियम को बीकर ऑफ वाटर में प्लेस करते हैं तो क्या होगा। ये भी हमने किया था जब हमने चैप्टर अंडरस्टैंड किया था। सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज मूव बैक टू दैट वीडियो। सो इट इज एन एंडो-एक्सोथर्मिक रिएक्शन occurring due to which the evolved hydrogen gas catches fire. तो आप देखो, जब भी हमारा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो जब मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी विच वॉज कैचिंग फायर। यस, सो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। सी, कई बार क्वेश्चन बच्चों को ऐसे होते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि मैम उसमें फायर क्यों लगी, फायर नहीं भी तो लग सकती थी। ये प्रॉपर्टीज हम एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही नोट डाउन करते हैं कि अगर इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा। देयर इज नो प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, दैट बिकम्स अ प्रॉपर्टी। इसीलिए आपको वो प्रॉपर्टीज की फॉर्म में पढ़ाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24. The shape of the iron nail and the aluminium wire changes on beating. Which property of metals is shown by this? Beating का मतलब ये नहीं कि हम fight कर रहे हैं. Beating means beating with a hammer. So when you're doing this या किसी भी ऐसी hard चीज से, because obviously aluminium और iron जो होते हैं वो बहुत strong होते हैं। आपने घर में भी कई बार कील ठोकते हुए देखा। इट्स नॉट इजी, कील दिखता आपको बहुत छोटा है, बट इट्स नॉट इजी टू डिग दैट इनटू द वायर। आपको बहुत सारी एनर्जी खुद भी चाहिए, राइट। तो उनका क्वेश्चन यही है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो दोनों शो करते हैं उनकी शेप चेंज में। तो शेप चेंज में हमने दो प्रॉपर्टीज करी थी, इफ यू रिमेंबर। एक, जब आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो, जो होता है मैलिएबिलिटी, और दूसरा होता है डक्टिलिटी, जहां पे आप उसको वायर्स में कन्वर्ट करते हो। सो आई होप आपको वो दोनों प्रॉपर्टीज याद हैं और मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हम एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल की बात कर रहे हैं और उनकी शेप चेंज की बात कर रहे हैं, तो दैट इज मैलिएबिलिटी, राइट। यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट डक्टिलिटी, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो आपसे कहीं पे भी मेंशन करेंगे कि हम उसको बीट कर रहे हैं इनटू शीट्स, जब शीट्स बोलेंगे तो बहुत क्लियर है, इट्स मैलिएबल। एंड कई बार इनटू वायर्स भी बोलेंगे तो आप बहुत क्लियर हो जाना कि ये डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन मेंशन द क्लैरिटी योरसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटम। व्हाट इज एन एटम? दो ये चैप्टर का ऐसा पार्ट है जो बहुत ही शॉर्टली आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स, एटम्स के बारे में, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू but from your knowledge point of view. You should know what is an atom. So atom is the smallest unit of an element.
राइट, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो यहां पे समझाने का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, ये सारे जब बनते हैं तो इनके एटम्स होते हैं जिसके बियॉन्ड आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम से नीचे कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग यूनिट जो होगी वो ही एटम की होगी। आप एड ऑन कर सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो, उसका नंबर बढ़ा सकते हो, बट द बिगिनिंग पॉइंट वुड बिकम द एटम। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स talk about question number 26. Why are metals sonorous? Sonorous means related to sound. तो sonorous का मतलब है ये प्रॉपर्टी जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो क्यों मेटल सोनरस है, क्या रीजन है? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स बेल्स की फॉर्म में, दे आर सेड टू बी सोनरस। आप आयरन को हिट करके देखो, आवाज आएगी, राइट? एल्यूमिनियम को हिट करके देखो, आवाज आएगी, क्योंकि ये सब पोजेस करते हैं इस क्वालिटी को, क्योंकि वो मेटल्स की कैटेगरीज में आते हैं, और मेटल की कैटेगरीज में दे ऑल आर सोनरस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो हम फॉलो कर रहे थे। वो था नेम द फॉलोइंग, वन वर्ड में आंसर करना। यहां पे हमें क्या करना है? स्टेटमेंट को रीड करना है, गलती ढूंढनी है, उसको हटाना है, और सही आंसर को वहां फिट करके स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट करना है। राइट? इजी। सो नाइट्रोजन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। जब आप ये पढ़ते हो तो पहले तो सोचो क्या नाइट्रोजन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप इसको ठीक भी दो तरह से कर सकते हो। अगर आपको लगता है नाइट्रोजन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है और कोई और प्रॉपर्टी है, या तो आप प्रॉपर्टी चेंज करो, या फिर आप यहां से नाइट्रोजन हटा दो और जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऐड कर दो। राइट? तो अब जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, तो हमें पता है नाइट्रोजन की बजाय आयोडीन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारी गलती इस स्टेटमेंट के हिसाब से नाइट्रोजन है, जिसका करेक्ट रिप्लेसमेंट आयोडीन है। प्लीज नोट इट डाउन। राइट? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, सेम फॉर्म। सिल्वर इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। अब देखो, बहुत इजी था ये, क्योंकि हम थर्मोमीटर से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और थर्मोमीटर्स के बारे में हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। राइट? सो यहाँ पे बहुत इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना कि सिल्वर का रिप्लेसमेंट मर्क्यूरी होना चाहिए। इसीलिए जब हम लिखते हैं मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, द स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Non-metals react with dilute acids to produce hydrogen gas. ये अभी कुछ देर पहले ही हमने ऐसा कुछ एक टाइप किया भी था, राइट? तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब गड़बड़ कहाँ आ रही है ये फाइंड आउट करना है। सो आई होप अब तक सबने ढूंढ लिया होगा, इट्स नॉट द नॉन मेटल्स, इट्स एक्चुअली द मेटल्स which react with dilute acids to produce hydrogen gas. अगर आपको ये पढ़ना है कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वॉच द प्रीवियस वीडियो अगेन, जहां पे मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही थी। आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। नाइट्रिक एसिड कंटेन्स नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी टेस्टिंग होगी केमिकल फॉर्मूलाज की। जब हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, राइट? आपको यही टेस्ट करना है। तो जब आप नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देखेंगे उसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन एटम है और 1 हाइड्रोजन एटम है, rather than नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। राइट? तो यहाँ पे थोड़ी सी केमिकल टेस्टिंग है, दो इट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड, बट यस इट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। Now let's move to question number 31. Metals are generally soft. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो याद करो, हमने जब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या हमने कहीं पे मेंशन किया था कि मेटल्स का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है?
What do you say? The correct answer is metals are generally hard. इसीलिए तो एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम अभी भी आयन के बारे में पढ़ते हैं. एक्सेप्शंस आर देयर, जिसकी वजह है सोडियम और पोटाशियम, और ये भी हम डिस्कस कर चुके थे गिव रीजनिंग में कि दैट इज द रीजन सोडियम और पोटाशियम को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है. उसके अलावा सारे मेटल्स हार्ड इन नेचर होते हैं. Now let's move to question number 32. The question form has changed here and it's an MCQ form. So which of these is a non-metal? आंख बंद करके आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन गोल्ड है, फॉस्फोरस है, टिन है और सिल्वर है. Out of them, which is a non-metal? It's phosphorus. Simple. Now let's take the next part. Which of these is a lustrous non-metal? अब lustrous non-metal की बात करिए तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. इसका मतलब ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि लस्टर भी कह रहे हैं और नॉन मेटल भी कह रहे हैं, एंड यूजुअली नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते. तो इसमें से अगर हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें से नॉन मेटल कौन सा है, इज इट आयोडीन, इज इट डायमंड, इज इट ग्रेफाइट, और लस्टर की बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ देम विच इज द मोस्ट लस्ट्रस, विदाउट इवन नोइंग दैट यू नो इट्स आयोडीन. हमने भी पढ़ा था टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में. यस, ओके. 34. Which of these metals can be cut easily with a knife? मैंने अभी इसके बारे में कुछ सेकंड्स पहले ही बताया था, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केस था. तो यहाँ पे ऑप्शन सोडियम, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम. आपको क्या लगता है आप इनमें से किसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हो? ये वाला एक्सपेरिमेंट तो घर पे भी हो जाता है. इट इज sodium, because gold you are not trying that at home. Aluminium also you are not doing. और रही बात कॉपर की, तो वो तो ऑलरेडी वायर्स की फॉर्म में होता है, आपको उसको नाइफ से कट करने की जरूरत है ही नहीं, राइट? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35. द ओनली लिक्विड नॉन मेटल. ये भी क्वेश्चन अलग फॉर्म में है, जबकि ऐसा पार्ट सेम क्वेश्चन का हम एक फॉर्म में कर चुके हैं इनिशियली, बट यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में है. तो अब ये आपके लिए बहुत सिंपल है इसको आंसर करना. विच इज अ नॉन मेटल एंड दैट टू इन अ लिक्विड फॉर्म? सो द करेक्ट आंसर इज, चिल्ड्रन, ब्रोमीन. ब्रोमीन is a non-metal and it exists in the form of liquid. ये हमने name the following में भी किया था, right? So I hope अब तक तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है. Let's take question number 36 now. The property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called. Thin sheets. जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं बार बार दो चीजें हाईलाइट कर रही थी कि अगर thin sheets बोलते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और अगर वायर्स बोलते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है. तो लेट्स चेक द ऑप्शंस. डक्टिलिटी, सोनोरिटी, रस्टिंग, मैलिएबिलिटी. शीट्स का रिलेशन कौन सी प्रॉपर्टी से है? आई होप यू ऑल नो इट इज मैलिएबिलिटी. हाँ, अगर वो वायर्स की बात करते हैं देन द आंसर कुड हैव बीन डक्टिलिटी. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 नाउ. Why non-metals cannot be drawn into wires? It's a long answer question. तो आपका काम ये है कि यहाँ पे आपने उस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है विद एग्जांपल्स, जहाँ पे आप कंपेयर भी करके बता सको. सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन-मेटल्स, आई वांट टू आस्क यू, जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, हमने मेटल्स को भी कंपेयर किया था, नॉन-मेटल्स को भी कंपेयर किया था इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो you know that the property where you can draw things into wire is called ductility, और ये एस्पेक्ट केवल मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता, राइट? इतना तो हम जानते हैं. तो इसका मतलब, अब मैंने आपको बोला एग्जांपल्स देने के लिए, तो आप एग्जांपल्स क्या दोगे? तो आप यहाँ पे यही बताओगे कि जितनी भी जगहों पे हम वायर्स यूज करते हैं वो मेटल से ही बनी हुई होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स डोंट पोजेस डक्टिलिटी. Non-metals are not ductile, therefore they cannot be drawn into wires, right? इसीलिए हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं. हम कॉपर वायर्स देखते हैं, वो एक मेटल है, सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड वही यूज्ड है, right? तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मार्क्स दे हैव गिवन यू टू आंसर, योर एक्सप्लेनेशन कैन बी अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38. Why sodium metal is stored under kerosene? यहाँ पे भी स्टोरेज प्रॉब्लम है. इसका मतलब
वो केरोसिन में स्टोर किया जाता है, आप उसको नॉर्मल कंडीशंस में स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यस, दैट इज द रीजन वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग जहां पे वो रिएक्ट ना कर सके और तभी वो सेफली रहेगा। सो बिकॉज सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फास्टली and start burning automatically when it reacts with oxygen. तो अब यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि नॉर्मल कंडीशंस में उसको रखोगे, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो जाएगा और इट विल स्टार्ट बर्निंग विच कैन बी डेडली एंड हार्मफुल। सो हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में रखते हैं। यू ऑल नो केरोसिन इज अ काइंड ऑफ ऑयल, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। इसीलिए जब तक आपका सोडियम केरोसिन में है, ऑक्सीजन कैन नॉट रिएक्ट, कम इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम एंड एज अ रिजल्ट बर्निंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा दोनों के बीच में। ऑल राइट, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मैं वेट कर रही थी इसकी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में अभी तक हमने ये टॉपिक नहीं रिकॉल किया था और रिएक्टिविटी सीरीज हमने इनिशियली बहुत बार डिस्कस करी थी, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के साथ ही कनेक्टेड है। तो जहां पे आपने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी, वहीं पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम यूजेज यही होता है उसका। सो डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो रिकॉल दैट द रिएक्शन is where it is replacing one radical of the compound. It occurs between element and compound mainly as Zn plus 2HCl. So हमारे पास यहाँ पे जिंक है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक है, राइट? तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे दोनों को रिएक्ट कर रहे हो और आपने क्या देखा, ZnCl2 बन गया एंड H2 गैसेस इवॉल्व। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो Zn है वो हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी जिंक क्लोराइड बन गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है, यानी हाइड्रोजन सेपरेटेड आउट हो गया है। तो जब हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, हमें इसका आंसर मिलेगा कि जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ली। इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन एंड दैट इज द रीजन इट इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड इट इज सेपरेटिंग इट आउट, राइट? तो ये आंसर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से मिलता है कि कौन सा कंपाउंड शिफ्ट करेगा, डिस्प्लेस करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जो हाई रिएक्टिव होगा वो हमेशा कंट्रोल कर लेगा, बॉन्ड अप हो जाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, वो जाके रिएक्ट हो जाएगा। और जो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो मैच नहीं कर पाता, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, एंड वी हैव डन इनॉर्मस एग्जांपल्स व्हेन वी वर discussing them. तो अभी भी आपको कहीं पे डाउट है, you can watch the video again, the portion, the part जहां पे मैंने displacement reaction आपको explain किया था, and everything will be clear. So I hope you all have enjoyed the exercise today. It is really helpful in the understanding and your exams as well. So keep learning, keep revising with us. Good luck. Bye bye.